नमस्कार। आज हम एक ऐसे संवैधानिक पहलू की गहराई में उतर रहे हैं जो अक्सर राजनीतिक गहमा-गहमी के बीच में आ जाता है। विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष वो अपने पद से हटते कैसे हैं? मतलब क्या प्रक्रिया है जब उन्हें पद छोड़ना पड़ता है, या वो खुद इस्तीफा दे दें, या फिर उन्हें हटाने की नौबत आ जाए? इन सभी स्थितियों को कंट्रोल करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 179, मतलब 179। आज की हमारी ये जो पड़ताल है, ये पूरी तरह से उन स्रोतों पर आधारित है जो हमें श्रोता ने दिए हैं, और ये स्रोत खासतौर पर इसी अनुच्छेद और इससे जुड़ी प्रक्रियाओं पर ही फोकस करते हैं। तो हमारा मकसद है कि उन नियमों की तह तक जाएं जो लोकतंत्र के इस इतने महत्वपूर्ण पद के लिए स्थिरता भी बनाए रखें और जवाबदेही भी तय करें। ये बड़ा नाजुक सा संतुलन है। बिल्कुल। और यह सिर्फ एक नियम या प्रक्रिया भर नहीं है, यह उन बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांतों का प्रतीक है जिन पर संविधान सभा में भी काफी सोच विचार हुआ था। अनुच्छेद 179 असल में दिखाता है कि कैसे संविधान बनाने वालों ने सदन की कार्यवाही की स्थिरता और दूसरी तरफ सदन की अपनी इच्छा यानी सदस्यों की जो सामूहिक शक्ति है उसके बीच एक तालमेल बिठाने की कोशिश की है। और ये जानना दिलचस्प है कि ये संतुलन काम कैसे करता है। हाँ, ये संतुलन शब्द यहाँ बहुत जरूरी लग रहा है। तो चलिए अनुच्छेद 179 को थोड़ा खोलते हैं। ये अनुच्छेद मोटे तौर पर 3 रास्ते बताता है जिनसे अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद खाली हो सकता है। पहला रास्ता है खंड क, यानी कि सदन की सदस्यता ही खो देना। नहीं रहता, चाहे वो अयोग्य हो जाए या खुद सदन से इस्तीफा दे दे या फिर खैर उनका निधन हो जाए, तो वो अपने आप ही अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद पर भी नहीं रह सकता। मतलब पद पर रहने की पहली शर्त ही है कि आप सदन के सदस्य हों। वो शर्त गई तो पद भी गया। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, सीधा सा हिसाब है। एकदम सीधा। अच्छा, अब आते हैं दूसरे तरीके पर, खंड ख, यानी खुद इस्तीफा देना। अध्यक्ष चाहें तो उपाध्यक्ष को लिखकर और उपाध्यक्ष चाहें तो अध्यक्ष को लिखकर अपना इस्तीफा दे सकते हैं। यहाँ एक इंटरेस्टिंग प्रक्रियात्मक बात है जिस पर हमारे श्रोत ध्यान दिलाते हैं। संविधान तो कहता है कि इस्तीफा एक दूसरे को संबोधित एड्रेस करना है, लेकिन एक स्रोत बताता है कि व्यवहारिक रूप से वो चिट्ठी राज्यपाल को भेजी जाती है। ये जो जानकारी मिली है ये स्रोत से मिली है और शायद सामान्य सोच से थोड़ी अलग लगे। जी हाँ, ये प्रक्रिया की बारीकी है जिस पर ध्यान देना चाहिए। जैसा स्रोत में लिखा है, इस्तीफे का संबोधन तो संविधान में साफ है, अध्यक्ष बनाम उपाध्यक्ष, लेकिन भेजने की जो असल प्रक्रिया स्रोत बता रहा है वो राज्यपाल के जरिए है। ये दिखाता है कि कैसे संवैधानिक निर्देश और जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रियाएं हैं वो मिलकर काम करती हैं। और आमतौर पर ऐसा इस्तीफा जब लिखित में दिया जाता है तो वो तुरंत ही प्रभावी मान लिया जाता है जब तक कि कोई और कंडीशन न हो। इसे हम कह सकते हैं ये पद छोड़ने का एक व्यक्तिगत मतलब वॉलंटरी तरीका है। और अब आता है तीसरा और शायद सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला तरीका, खंड का, यानी पद से हटाया जाना। यहीं पर वो संतुलन वाली बात सबसे ज्यादा नजर आती है ना? इसके लिए संविधान 2 कड़ी शर्तें रखता है। पहली शर्त कि हटाने का जो प्रस्ताव है उसका इरादा बताने के लिए कम से कम 14 दिन पहले नोटिस देना होगा। ये इसलिए ताकि कोई अचानक या गुस्से में फैसला न ले ले। बिल्कुल, ये 14 दिन का नोटिस पीरियड एक तरह का कूलिंग ऑफ पीरियड जैसा है ताकि सदस्य ठीक से सोच समझ लें। लेकिन असली पावर टेस्ट जो है वो दूसरी शर्त में है। प्रस्ताव को विधानसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित होना जरूरी है। ध्यान दीजिए, ये सिर्फ उपस्थित और मतदान करने वालों का बहुमत नहीं है, जो कि सामान्य बिल पास करने के लिए काफी होता है। अच्छा, तो ये तत्कालीन समस्त सदस्यों का बहुमत, मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स, का मतलब थोड़ा और साफ करेंगे। ये सामान्य बहुमत से कितना अलग है और इतना जरूरी क्यों है? सदस्यों का मतलब है उस समय सदन की जो कुल प्रभावी सदस्य संख्या है, यानी कुल सीटों में से जो सीटें खाली हैं उन्हें घटाकर जो संख्या बचती है। तो मान लीजिए किसी विधानसभा में 200 सीटें हैं और 5 खाली हैं, तो प्रभावी संख्या हुई 195। अब हटाने के प्रस्ताव को पास होने के लिए 195 के आधे से ज्यादा यानी कम से कम 98 सदस्यों का समर्थन चाहिए ही चाहिए, चाहे उस दिन सदन में कितने भी सदस्य आए हों या कितने वोट दें। ये सामान्य बहुमत यानी उपस्थित और वोट देने वालों का 50% +1 उससे कहीं ज्यादा मुश्किल टारगेट है।
तो फिर ये इतनी कठिन शर्त रखी क्यों गई? क्या संविधान बनाने वाले चाहते थे कि अध्यक्ष को हटाना लगभग नामुमकिन हो जाए? नामुमकिन नहीं, लेकिन हाँ, मुश्किल जरूर बनाना चाहते थे। जैसा कि श्रोता के दिए गए दस्तावेजों में संविधान सभा की बहसों का जिक्र है, खासकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों का। उन्होंने इस पर जोर दिया था। उनका तल्ख था कि अध्यक्ष जो है वो सदन का निष्पक्ष संचालक होता है। अगर उसे साधारण बहुमत से, मतलब राजनीतिक उठापटक के हिसाब से आसानी से हटाया जा सकेगा, तो वो दबाव में काम करेगा और सदन की कार्यवाही निष्पक्ष नहीं रह पाएगी। ये जो ऊंची सीमा है, ये अध्यक्ष के पद को स्थिरता देती है और उसे राजनीतिक बदले या बस थोड़े टाइम के असंतोष का शिकार होने से बचाती है। ये प्रावधान ठीक वैसा ही है जैसा लोकसभा अध्यक्ष के लिए अनुच्छेद 94 में है। तो ये सिर्फ स्थिरता नहीं, ये अध्यक्ष की स्वतंत्रता की भी गारंटी है एक तरह से। ये वाकई में एक बहुत सोचा समझा प्रावधान लगता है। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ किताबी नियम नहीं है, इनका असर हमें असल राजनीति में दिखता भी है। हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें हाल के कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं। जैसे महाराष्ट्र में 2024-25 के दौरान उस समय के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को हटाने के लिए विपक्ष ने कोशिश की थी। प्रक्रिया शुरू हुई, नोटिस दिया गया, लेकिन आखिर में प्रस्ताव गिर गया क्योंकि वो जरूरी बहुमत नहीं मिल पाया। ये दिखाता है कि खंड ग असल में काम कैसे करता है। हाँ, और ये जो विफलता है ये दिखाती है कि संविधान की मंशा के मुताबिक ये प्रक्रिया वाकई आसान नहीं है। बहुमत जुटाना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, खासकर तब जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सीटों का फासला कम हो या फिर सत्तारूढ़ दल एकजुट हो। दूसरी तरफ हमें पंजाब का 2023 का उदाहरण भी मिलता है। वहां कुलतार सिंह संधवा ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। ये खंड ख का एक सीधा उदाहरण है, जहां पद व्यक्तिगत निर्णय से खाली हुआ, न कि किसी हटाने की प्रक्रिया से। और उसके बाद फिर नियमों के हिसाब से नए अध्यक्ष का चुनाव हुआ। हाँ, ये दोनों उदाहरण, महाराष्ट्र में हटाने की असफल कोशिश और पंजाब में इस्तीफा, अनुच्छेद 169 के खंड ग और ख के बीच का जो व्यवहारिक अंतर है उसे बिल्कुल साफ कर देते हैं। एक राजनीतिक प्रक्रिया है जिसमें सदन का बहुमत चाहिए, दूसरा व्यक्तिगत फैसला है। स्रोत एक और दिलचस्प बात बताते हैं कि 2025 तक के जो उपलब्ध आंकड़े हैं उनके हिसाब से भारत में किसी भी राज्य विधानसभा अध्यक्ष को अनुच्छेद 169 ग के तहत सफलतापूर्वक हटाया नहीं जा सका है। कोशिशें कई बार हुई हैं, नोटिस दिए गए, बहसें भी हुईं, लेकिन वो तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत वाली शर्त पूरी नहीं हो पाई। ये तथ्य अपने आप में इस प्रक्रिया की कठिनाई और शायद डॉक्टर अंबेडकर की दूरदर्शिता को भी दिखाता है। बिल्कुल। महाराष्ट्र का 2023 का मामला, जिसका हमारे स्रोतों में विस्तार से जिक्र है, वो खंड ग कैसे काम करता है इसे समझने के लिए एक बहुत अच्छी केस स्टडी है। वहां विपक्ष ने उस समय के अध्यक्ष के खिलाफ उनके कामकाज पर सवाल उठाते हुए हटाने का नोटिस दिया था। फिर संवैधानिक जरूरत के हिसाब से 14 दिन की नोटिस अवधि पूरी की गई। इसके बाद सदन में प्रस्ताव पर बहस हुई होगी, जिसमें दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क रखे होंगे। लेकिन जब वोटिंग की बारी आई या सदन का गणित साफ हुआ, तो ये पता चल गया कि प्रस्ताव के पक्ष में सदन के तत्कालीन समस्त सदस्यों का बहुमत नहीं है। जो सत्तारूढ़ भाजपा शिवसेना गठबंधन था, उनके पास सदन में पर्याप्त संख्या थी। नतीजतन प्रस्ताव गिर गया और अध्यक्ष अपने पद पर बने रहे। तो ये मामला बिल्कुल साफ दिखाता है कि सिर्फ नोटिस देना और बहस होना ही काफी नहीं है। अंत में सब कुछ सदन के नंबर गेम और वो समस्त सदस्यों के बहुमत वाली संवैधानिक शर्त पर आकर टिक जाता है। एकदम सही। ये दिखाता है कि संवैधानिक प्रक्रिया ने नतीजे को कैसे तय किया। राजनीतिक इच्छा चाहे जो भी हो, अगर संवैधानिक बहुमत नहीं है तो अध्यक्ष को नहीं हटाया जा सकता। ये इस प्रक्रिया की मजबूती है। अच्छा, अब एक और स्थिति पर आते हैं जिसका जिक्र हमारे स्रोतों में है, कर्नाटक का 2019 का मामला। इसमें सुप्रीम कोर्ट की भूमिका भी सामने आई थी। ये उस समय के अध्यक्ष के.आर. रमेश कुमार और कुछ विधायकों के इस्तीफों से जुड़ा मामला था, है ना? स्रोत बताते हैं कि अध्यक्ष ने कुछ विधायकों के इस्तीफे स्वीकार करने में कथित तौर पर देरी की। इस पर विवाद हुआ और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। हाँ, वो एक काफी जटिल स्थिति थी। यहाँ ये समझना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट का जो हस्तक्षेप था वो सीधे तौर पर अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया यानी अनुच्छेद 179 क को लेकर नहीं था। वो असल में विधायकों के इस्तीफों पर निर्णय लेने में अध्यक्ष की भूमिका और उनकी शक्तियों को लेकर था। स्रोत के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने उस संदर्भ में ये टिप्पणी की थी कि इस्तीफों पर फैसला लेने के लिए एक उचित समय सीमा होनी चाहिए और शायद
14 दिन का जिक्र किया था, लेकिन ये 14 दिन की अवधि इस्तीफों पर निर्णय के लिए थी। इसे अध्यक्ष को हटाने वाले प्रस्ताव के नोटिस पीरियड से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, वो अलग है। हाँ, ये साफ करना जरूरी था। तो कर्नाटक का मामला हमें क्या बताता है? क्या ये अध्यक्ष पद की स्थिरता या चुनौतियों से जुड़ा है? अप्रत्यक्ष रूप से हाँ। स्रोत इस मामले का जिक्र शायद इसलिए करते हैं क्योंकि ये दिखाता है कि अध्यक्ष के काम, खासकर इस्तीफों या अयोग्यता जैसे मामलों में उनके जो फैसले होते हैं वो राजनीतिक रूप से कितने संवेदनशील हो सकते हैं और कैसे ये विवादों को जन्म दे सकते हैं। जब अध्यक्ष ऐसे फैसले लेते हैं जिनसे सरकार का बहुमत प्रभावित हो सकता है, तो उनकी अपनी स्थिति भी जांच के दायरे में आ सकती है या फिर उन्हें हटाने की मांग उठ सकती है। हालांकि कर्नाटक मामले में सीधा 179 घ लागू नहीं हुआ, लेकिन ये उस राजनीतिक माहौल को दिखाता है जिसमें अध्यक्ष काम करते हैं और कैसे उनके कामों पर न्यायिक समीक्षा भी हो सकती है, जो अंततः उनके पद की स्थिरता और निष्पक्षता से जुड़े बड़ा सवाल खड़ा करता है। बहुत दिलचस्प है कि कैसे अलग अलग स्थितियां और यहाँ तक कि अदालती दखल भी इस अनुच्छेद के आसपास घूमते हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का एक सार निकालें, इन स्रोतों से जो हमें जानकारी मिली उसे समेटें, तो क्या मुख्य बातें उभर कर आती हैं? मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ी बात उभरती है वो है अनुच्छेद 179 द्वारा स्थापित किया गया संतुलन। ये एक मल्टी लेयर्ड सिस्टम है। एक तरफ खंड ग के जरिए ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जवाबदेही सुनिश्चित करता है। ये पद कोई असीमित नहीं है। सदन जो उन्हें चुनता है वो उन्हें हटा भी सकता है। ये लोकतंत्र का एक जरूरी हिस्सा है। दूसरी तरफ, जैसा हमने विस्तार से बात की, हटाने की प्रक्रिया को जानबूझकर कठिन बनाया गया है। 14 दिन का नोटिस और तत्कालीन समस्त सदस्यों का बहुमत। ये प्रावधान पद को जरूरत से ज्यादा राजनीतिकरण और अस्थिरता से बचाता है। ये अध्यक्ष को एक तरह का कवच देता है ताकि वो बिना किसी डर या पक्षपात के सदन चला सकें। और डॉक्टर अंबेडकर और संविधान निर्माताओं की यही मंशा थी। इसके साथ ही खंड क अपने आप पद खाली कर देता है अगर मूल योग्यता यानी सदस्यता ही खत्म हो जाए, और खंड ख व्यक्ति को अपनी मर्जी से पद छोड़ने का विकल्प देता है। तो कुल मिलाकर अनुच्छेद 179 परिस्थितियों के हिसाब से अलग-अलग समाधान देता है, ऑटोमेटिक रिक्ति, व्यक्तिगत विकल्प और एक कंट्रोल्ड राजनीतिक प्रक्रिया। ये एक ही समय में सुरक्षा वाल्व भी है और ढाल भी। बिल्कुल सही कहा, सुरक्षा वाल्व और ढाल दोनों। तो श्रोताओं के लिए संक्षेप में दोहराते हैं। विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद 3 मुख्य तरीकों से खाली हो सकता है। पहला, अगर वो विधानसभा के सदस्य नहीं रहते, खंड क। दूसरा, अगर वो लिखित इस्तीफा देते हैं और जैसा कि स्रोत बताते हैं ये पत्र राज्यपाल को भेजा जाता है, खंड ख। और तीसरा, अगर विधानसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से 14 दिन के पहले दिए गए नोटिस पर उन्हें हटाने का संकल्प पारित हो जाता है, खंड ग। और इन स्रोतों से मिला सबसे महत्वपूर्ण सबक यही है कि जहां इस्तीफा देना या सदस्यता खोने पर पद छोड़ना तुलनात्मक रूप से सीधा है, वहीं सदन द्वारा हटाया जाना एक जटिल और कठिन प्रक्रिया है। ये कठिनाई भारतीय संसदीय लोकतंत्र में स्थिरता और जवाबदेही के बीच संतुलन साधने के लिए सोच समझकर डाली गई है। ये दिखाता है कि हमारा संविधान कितना परिपक्व और संतुलित है। और जाते जाते मैं श्रोताओं के मन में एक विचार छोड़ना चाहूंगी जो इन स्रोतों से ही निकलता है, लेकिन जिस पर हमने सीधे तौर पर चर्चा नहीं की है। जरा सोचिए, जब किसी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के खिलाफ हटाने का प्रस्ताव अनुच्छेद 179 ग के तहत लंबित हो, यानी नोटिस दिया जा चुका हो और प्रक्रिया चल रही हो, तो उस दौरान उनके द्वारा सदन के संचालन की निष्पक्षता पर क्या असर पड़ सकता है? क्या उन पर कोई अतिरिक्त दबाव होता है? क्या ये लंबित प्रस्ताव उनकी स्वतंत्रता को किसी तरह से प्रभावित करता है? ये सवाल हमें प्रक्रिया के व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर सोचने के लिए मजबूर करता है।